हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 18 में। ठीक है, आज हम अपने 539 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जो आज का हमारा पहला पॉइंट है वो जीपीएस के ऊपर है। जीपीएस का फुल फॉर्म में पता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें कौन से सिग्नल यूज़ होते हैं? इसमें रेडियो सिग्नल यूज़ होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें 24 सैटेलाइट्स हैं जो 12 घंटे में अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेती हैं। और कितने एल्टीट्यूड से प्लेस्ड हैं? 20,000 किलोमीटर पर। ठीक है, इसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो कितना है? 26,600 किलोमीटर इसका ऑर्बिटल रेडियस है। मिनिमम कितनी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होंगी? 4 सैटेलाइट्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो अगला पॉइंट है कि जो कंटूर में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉन्टूर इंटरवल अपॉन कॉन्टूर ग्रेडियंट आपको याद रहेगा तो आप हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉन्टूर इंटरवल अपॉन कॉन्टूर ग्रेडियंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसी पे एक बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अगर हमें रेडियस ऑफ आर्क निकालना हो उसी कंटूर मैप पे, तो रेडियस ऑफ आर्क कितना होगा? तो आप ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ आर्क कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट अपॉन में स्केल की वैल्यू हो जाएगी। स्केल हमें दिया रहेगा कि वो जो मैप है वो कितने स्केल पे ड्रॉन है, तो रेडियस ऑफ आर्क कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट अपॉन स्केल हो जाएगा। राइट, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो अगली चीज़ आती है कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कहाँ से डिराइव की गई है? तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मूवमेंट एरिया थ्योरम से डिराइव की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो अगली चीज़ आती है कि क्लेप्रान थ्योरम है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर उसकी पूरी इक्वेशन आपसे मांगी जाए तो सपोज करिए कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक, एक कंटिन्यूस बीम है जिसके दो स्पैन है। ठीक है, एक पे यूडीएल लगा हुआ है, एक पे पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो दोनों के जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट डायग्राम बनेंगे, एक पे पैराबोलिक बनेगा, एक पे लीनियर बनेगा। ठीक है, तो इसका जो जो इक्वेशन लिखी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? तो ये मान लीजिए कि इसका जो एरिया है वो A1, इसका जो एरिया A2 है, इसके CG से यहाँ का डिस्टेंस x1 है और इसके CG से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? x2 है। और ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ठीक है, L1 L2 दोनों की लेंथ है, I1 I2 दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि M में इंटू में L1 अपॉन I1 प्लस 2MB क्या है? यहाँ पे दोनों स्पैन के बीच में है तो ये ट्वाइस ऑफ MB ले लिया गया है। L1 अपॉन I1 प्लस L2 अपॉन I2 प्लस MC इंटू में L2 अपॉन I2। ठीक है, इज इक्वल टू -6A1 x1 अपॉन L1 I1 -6A2 x2 अपॉन L2 I2। ठीक है, तो इक्वेशन यहीं ख़त्म नहीं होती, इसके साथ साथ एक पॉइंट और होता है जो 6 इंटू में E इंटू में डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए अपॉन L1 प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा सी अपॉन L2। तो डेल्टा बी और डेल्टा ए डेल्टा सी क्या, ये करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट है। ठीक है, तो जिस स्पैन की बात करें, डेल्टा बी ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट, तो डेल्टा बी माइनस डेल्टा है और L1 इसी की स्पैन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि सपोर्ट्स अनयील्डिंग होते हैं तो ये पॉइंट क्या हो जाता है? ये पूरा जीरो हो जाता है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, फिर जो अगली चीज़ आती है कि वैली स्टोरेज क्या होता है? तो जैसे बैंक स्टोरेज, डेड स्टोरेज, यूजफुल स्टोरेज, सरचार्ज स्टोरेज होता है, उसी तरह से वैली स्टोरेज क्या होता है कि जो नेचुरल स्ट्रीम होती है उसमें जो पानी स्टोर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैली स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं कैलकुलेट करें स्टोरेज तो हम वैली स्टोरेज को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिव स्टोरेज फॉर फ्लड मिटिगेशन ये कितना होगा? तो इफेक्टिव स्टोरेज फॉर फ्लड मिटिगेशन क्या होगा? हमने यूजफुल स्टोरेज कैलकुलेट किया है, हमने उसको डिज़ाइन किया है, सरचार्ज के लिए भी हमने उसको बनाया है। ठीक है, लेकिन हमने उसको किसके लिए नहीं बनाया है? वैली के लिए नहीं बनाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यूजफुल और सरचार्ज हमारे रिजर्वायर में है, लेकिन वैली किस में है? नेचुरल स्ट्रीम में है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि इफेक्टिव स्टोरेज में क्या रहेगा? वैली स्टोरेज नहीं इंक्लूड रहेगा। ठीक है, फिर बात करें रिलीफ सीवर क्या होता है? तो रिलीफ देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि रिलीफ कर रहा है उस सीवर को, है ना। तो मान लीजिए किसी सीवर में एक्स्ट्रा डिस्चार्ज आ गया है, तो उस डिस्चार्ज को, एक्स्ट्रा डिस्चार्ज को जो सीवर कैरी करेगा उसको क्या बोलेंगे? रिलीफ सीवर बोलेंगे, क्योंकि उसने प्रीवियस सीवर को रिलीव किया है। ठीक है, फिर ट्रैप्स की बात करें तो देखिए ये पी ट्रैप है, ये पी ट्रैप है, ये क्यू ट्रैप है। आजकल वाटर क्लोजेट में यही दोनों ट्रैप इस्तेमाल होते हैं। पहले हमारे जो ऐसे एस ट्रैप होते थे, जो एस ट्रैप होते थे बिल्कुल ऐसे, वो इस्तेमाल होते थे। आजकल वो वाटर क्लोजेट में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। पी ट्रैप और क्यू ट्रैप ही जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए नीचे एस ट्रैप भी बना हुआ। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है कि जो परमिसिबल लिमिट फॉर डिस्पोजल है, जो इनलैंड वाटर या मरीन वाटर सिस्टम में जो हमें डिस्पोज करना है एफ्लुएंट, तो उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं उसकी लिमिट्स कितनी होती थी? ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो BOD की लिमिट कितनी होती है? तो BOD इनलैंड वाटर में 30 mg पर लीटर और मरीन में 100 mg पर लीटर, ये इसकी परमिसिबल लिमिट्स हैं। वहीं अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 50 और 50 दोनों ही जगह परमिसिबल लिमिट है। COD की बात करें तो 250, ऑयल और ग्रीस की बात करें तो 10 mg पर लीटर इनलैंड वाटर पे और 20 mg पर लीटर
मरीन इकोसिस्टम में, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो लेस देन 40 फॉर इनलैंड वाटर सिस्टम एंड ग्रेटर देन 40 फॉर मरीन इकोसिस्टम, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर जो अगली बात आती है कि पाइप्स एंड ज्वाइंट, किस मटेरियल का पाइप है तो उसमें किस टाइप के ज्वाइंट हम दे सकते हैं। तो अगर कास्ट आयरन की पाइप है तो उसमें स्पिगेट एंड सॉकेट जो देते हैं। देखिए ये स्पिगेट और सॉकेट ऐसे बना रहता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एस्बेस्टस पाइप है तो उसमें कौन सा ज्वाइंट देंगे, उसमें सिंप्लेक्स ज्वाइंट देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में ही जनरली आता है। प्लेन इंडेड पाइप है तो विक्टोलिक ज्वाइंट दे सकते हैं। जीआई पाइप है तो थ्रेडेड एंड दे सकते हैं, ठीक है, ये घर में भी होता है। फिर बात करें मिनिमम विड्थ ऑफ रोड्स, तो देखिए अगर एक लेन है विदाउट कर्व है, ठीक है, एक लेन विदाउट कर्व है तो 3.5 मीटर, विदाउट कर्व है 2 लेन की तो 7 मीटर, लेकिन 2 लेन है विथ कर्व है तो 7.5 मीटर, ठीक है। उसी तरीके से 3 लेन है विदाउट कर्व है तो 10.5 मीटर हो जाएगा, और 3 लेन विथ कर्व है तो कितना हो जाएगा, 11 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से बात करें कि 4 लेन और 6 लेन, चाहे विथ कर्व हो चाहे विदाउट कर्व हो, तो वो कितनी रहेगी, 14 मीटर और 21 मीटर रिस्पेक्टिवली हो जाएगी, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट हमारा आता है कि विड्थ ऑफ एक्सेस रोड फॉर रेसिडेंशियल एरियाज इन अर्बन एरियाज कितना होता है। तो जो देखिए एक्सेस रोड्स की विड्थ कितनी होती है, 3 मीटर होती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 3 मीटर होती है। फिर बात करें कि मिनिमम विड्थ फॉर अर्बन रोड्स, है ना, अर्बन रोड्स की कौन से रोड्स की बात कर रहे हैं, उसमें कर्व्ड होती है, ठीक है। तो जहाँ पे व्हीकल हम पार्क कर सकें तो उसकी मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 5.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पार्किंग पैरेलल पार्किंग होगी, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करें ग्रेडियंट परमिटेड, तो देखिए हमें पता है कि रूलिंग, लिमिटिंग, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, यही 3 टाइप के ग्रेडियंट परमिटेड हैं, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम है वो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है। तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है तो 3.3%, 5% और 6.7%, हिली के लिए 5, 6, 7 और स्टीप के लिए 6, 7, 8%, ठीक है। तो इसको टेबल को आपको याद ही होगी आई थिंक। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिटुमन की टेस्टिंग में हमसे कई बार टेम्परेचर पूछ लिया जाता है कि कितने टेम्परेचर पे टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए पिनेट्रेशन और विस्कोसिटी जो टेस्ट होता है वो 25 डिग्री पे करते हैं, ये ध्यान रहे कि पिनेट्रेशन टेस्ट और विस्कोसिटी टेस्ट कितने पे करते हैं, 25 डिग्री पे। लेकिन जो डक्टिलिटी टेस्ट होता है वो कितने पे करते हैं, 27 डिग्री पे, ठीक है। ये ध्यान रहे कि पिनेट्रेशन एंड विस्कोसिटी इज कंडक्टेड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर डक्टिलिटी इज कंडक्टेड है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है डक्टिलिटी टेस्ट में ब्रिकेट जो होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, ठीक है, और उसमें उसको ऐसे खींचा जाता है। मिनिमम डक्टिलिटी कितनी, 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या, जो रेट ऑफ पुल होता है, मतलब जो ब्रिकेट्स को जो पुल करता है अलग अलग, तो उसकी पुलिंग रेट क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर बात करें स्कीडिंग और स्लाइडिंग की, तो देखिए जब लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंशियल लेंथ कवर्ड, मान लीजिए पहिया यहीं पे घूम, मान लीजिए सर्कमफ्रेंशियल लेंथ क्या होगी, उसकी जो सर्कुलर लेंथ हो गई और लॉन्गिट्यूडनल लेंथ ये हो गई। तो मान लीजिए जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है वो ज़्यादा चलेगी, मतलब पहिया ज़्यादा घूम गया है, मतलब ज़्यादा आगे चला गया है लेकिन उतना घूमा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, इसे स्कीडिंग बोलेंगे ना। जैसे कई बार हम ब्रेक मारते हैं, पहिया आगे चला जाता है लेकिन पहिया तो नहीं घूमा, तो स्कीडिंग बोलते हैं ना, ठीक है। लेकिन अगर स्लिपिंग की बात करें तो मतलब पहिया वहीं घूम रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सर्कमफरेंशियल डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, स्लिपिंग बोलेंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारे आज के सारे पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे आगे के पॉइंट्स लेके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।